Hello everybody, today we are going to talk about payment collection process. In a medical billing setting, there are three kind of departments. When we spoke about, you first see the patient, create a claim, send a claim. So that's a one department or one process, sending a claim. We have understood how to send a claim in the previous video. Now we are going to talk about how to receive payment, because once you send a claim, it goes to the insurance company, and then what happens, insurance company tries to find out, and it is called an adjudication process. What adjudication process does कि क्लेम मेरे पास में आया, इंश्योरेंस कंपनी के पास में क्लेम गया, वो क्लेम सही है कि नहीं है, इसकी जांच, इसका इन्वेस्टिगेशन इंश्योरेंस कंपनी अपने लेवल पे करती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, डेटा हम क्लेम्स भेजते हैं, उसमें कोडिंग कुछ भी हो सकती है, गलत हो सकती है, सही हो सकती है। तो कुछ एक चीज़ें तो क्या होती है आजकल, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस कंपनी के पास में बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। उस टेक्नोलॉजी से क्या होता है, जो बेसिक क्लेम के जो बेसिक 29 फॉर्म्स हैं, जो फील्ड्स हैं, हिकफा क्लेम, जो CMS 1500 क्लेम्स आप भेजते हैं, तो जो स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होती है, उनमें कोई गलती होती है, जैसे मान लीजिए पेशेंट का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो मैच नहीं कर रही है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उस पेशेंट का डेटा है, या डॉक्टर का NPI गलत है, हो सकता है ना, रेंडरिंग प्रोवाइडर का NPI गलत डाल सकते हो आप, रेफरिंग प्रोवाइडर का NPI गलत डाल सकते हो, उनके पास में ऑलरेडी NPI का डेटाबेस है, अगर वो उससे मैच नहीं करेगा तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स इंश्योरेंस कंपनी के पास में ऑलरेडी होते हैं, डेटा होता है, जिसके अगेंस्ट में आपका भेजा हुआ डेटा मैच करती है। वो कोई मैनुअली मैचिंग नहीं होती, वो सब टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मैच करती है। अगर वो फील्ड्स मैच करते हैं और डेटा, हमारा जो भेजा हुआ डेटा वो एग्जैक्टली सेम होता है, तो इट कैन रियली पुश द क्लेम टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो पहले क्लेम कहाँ गया, क्लियरिंग हाउस के पास गया। क्लियरिंग हाउस हमने लास्ट टाइम बात करी थी, इट्स अ ब्रिज बिटवीन मेडिकल प्रैक्टिस एंड इंश्योरेंस कंपनी। उसने डेटा अपने लेवल पे स्क्रब किया, सारा डेटा उसको ठीक लगा, उसने कहा चलो आगे बढ़ो, फिर उसने वो क्लेम्स किसको भेज दिए, इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिए। अब रिस्पेक्टिव जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसके पास में भी क्लेम गया, वो क्या करेगी, उसको दोबारा से स्क्रब करेगी, पता करेगी कि उसके बेनिफिट्स पेशेंट के क्या थे और उस डॉक्टर के साथ में उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट है। ये दो चीजें जो हैं वो अपने बैकग्राउंड में पता करती है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट, बिकॉज एवरी डॉक्टर इज डिफरेंट, every contract is different, and every patient plan policy is different. So all these three things, insurance company monitors it, they have a technology, so once the claim goes into the system, it tries to find out what is the best way or what is the best reimbursement for this patient, for this service, for this date of service, for this particular visit. दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि कुछ क्लेम्स ऐसे होते हैं, या कुछ के जैसे बहुत सिंपल है, कई बार हम डुप्लीकेट क्लेम भेज देते हैं, है ना, डबल क्लेम भेज देते हैं, 3 बार भेज देते हैं, बार बार क्लिक करते हैं, तो वो इंश्योरेंस और क्लियरिंग हाउस को ही पता चल जाता है, तो वो वहीं रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है ना, डेट ऑफ सर्विस सेम है, पेशेंट का नाम सेम है, डॉक्टर का नाम सेम है, अगर तीनों डेटा मैच हो रहे हैं और डुप्लीकेट क्लेम आए उस डेट के, तो उनको पता चल जाएंगे। तो इस तरह के कुछ जो टूल्स होते हैं और जो टेक्नोलॉजी है, वो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि when those kind of rejections and denials comes back, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको देखें कि हो सकता है पहले का जो क्लेम है वो पास हो गया और ये सेकंड क्लेम है, डुप्लीकेट क्लेम है, इसलिए पास नहीं हुआ है। तो ये तो सिंपल रीजंस हो गए डिनायल के।
अब मान लीजिए आपका क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है, उसका पेमेंट आता है। अब आज हम उस सिनेरियो की बात करेंगे कि जब पेमेंट आता हो तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। उसके डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं। पेमेंट आया, अब हम बात करेंगे, मेरे को यह ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन यू रियलाइज अ पेमेंट, और इस पेमेंट का दूसरा वर्ड है रिएम्बर्समेंट। ये दो वर्ड ध्यान कर लो, दीज आर द वर्ड्स विच वी मोस्ट पॉपुलरली आर नोन इन अ मेडिकल प्रैक्टिस। कि किसी भी पेशेंट का इंश्योरेंस पेमेंट, मतलब इंश्योरेंस से जो पेमेंट आएगा उसको बोलेंगे इंश्योरेंस पेमेंट। पेमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो आया इंश्योरेंस से, और दूसरा आया पेशेंट से। ठीक है, यही तो दो सोर्स ऑफ पेमेंट है ना भाई। इंश्योरेंस ने पे किया अपना पोर्शन, और पेशेंट तो पहले ही पे कर गया, क्योंकि हमने एलिजिबिलिटी चेक करी थी, मेडिकल प्रैक्टिस को बताया था कि भाई पेशेंट के पास में इतना कोपे है, इतना डिडक्टेबल है, इतना को इंश्योरेंस है। तो पेशेंट का पेमेंट आ गया पहले ही, और नहीं भी आया, अगर मान लो इंतजार कर रहे हैं, तो हमने इंश्योरेंस को क्लेम भेजा, उसमें हमने लिख दिया कि इसका इतना कोपे है या डिडक्टेबल है। और नहीं भी लिखते तो इंश्योरेंस को तो पता है, उनके पास में सारी पॉलिसी इंफॉर्मेशन है। यहां तक आप समझ में आ रहा है ना आपको। अब क्या होगा जब इंश्योरेंस ने क्लेम प्रोसेस किया, इंश्योरेंस कहेगा कि ये आपका टोटल $900 का आपने क्लेम भेजा। $900 का क्लेम जो था, $900 का क्लेम में उन्होंने बताया कि आप यू आर ओनली अलाउड एडजस्टेड अमाउंट, यू आर ओनली अलाउड टू हैव $450, यू हैव ओवरबिल्ड 450। तो ये तो आउटराइटली राइट ऑफ हो गया। इंश्योरेंस सिस्टम, बिकॉज इंश्योरेंस वेंट बैक इनटू द पॉलिसी, went back into the contract, डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर बिल्ड $900, फिर डॉक्टर ने $900 का बिल भेज दिया। उसको भेजना 450 का ही चाहिए था आइडियली, लेकिन डॉक्टर को ये नहीं पता ना कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट होता है उनको याद रखना या उनको सिस्टम में डालना। पॉसिबल है, बहुत सारी बिलिंग कंपनियां करती हैं, वो डालती हैं कि इफ इट इज एग्जैक्टली अलाउएबल फी स्केड्यूल, इसको बोलते हैं अलाउएबल फी स्केड्यूल, मींस कितना पेमेंट का आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के साथ है। तो आइडियली तो प्रैक्टिस को 900 की जगह 450 बिल करना चाहिए था। उन्होंने वो नहीं बिल किया, उन्होंने $900 कर दिया। तो आपकी ईओबी में लिखा हुआ आएगा कि 900 तो आपने भेजा, सबमिटेड चार्ज, बट उसमें आपका आएगा नीचे एडजस्टेड अलाउड अमाउंट। तो 450 उन्होंने काट दिया। अब कितना बचा, 450 बचा। 450 में से उन्होंने दूसरा सिनेरियो ये बताया कि भाई आपका जो कोपे था वो $50 था, तो आपने वो पेशेंट से पहले ही ले लिया। कितना बचा बाकी, 400 बचा। 400 में से उन्होंने कहा कि आपका 20% को इंश्योरेंस है। मान लीजिए को इंश्योरेंस, मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ को इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस क्या होता है, जो इंश्योरेंस पेमेंट कर रही है उसका एक सर्टेन परसेंटेज पेशेंट को अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। तो अगर पेशेंट को यहां पे $450 मिल रहे हैं, तो 450 का 20% हो गया $90। $90 वो क्या होगा, पेशेंट अपनी जेब से देगा या वो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो बाकी बचे 310। सिनेरियो समझ में आ रहा है आपको कैसे इसकी। तो पेमेंट
डॉक्टर ने बिल किया था 900, बिल करना चाहिए था उसको 450, तो इंश्योरेंस कंपनी हैज रिटन ऑफ -450 एंड देन कोपे वाज $50, सो पेशेंट वर पेड $50 कोपे, वो पेशेंट ने अपनी जेब से दिया। बाकी कितना बचा? $400। अब $400 में को इंश्योरेंस भी है 20%। 20% किसका को इंश्योरेंस होगा? टोटल 450 का। तो 450 का 20% $90, और उसके बाद में उनको घटा घुटू के $310 का चेक किसको मिल जाएगा? डॉक्टर को मिल जाएगा। अब मान लीजिए ये चेक नहीं मिलता है, ये भी तो हो सकता है ना कि भाई उन्होंने तो लिख दिया, तो इसमें एक चीज और होती है, वो होती है पेशेंट डिडक्टेबल। मान लो इस पेशेंट के $1000 का डिडक्टेबल है, जो कि अभी तक मैट नहीं हुआ, तो ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? $0 का चेक भेज देगी और नीचे लिख देगी CO45 कि पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज पेशेंट हैज नॉट मेट द डिडक्टेबल, विच मीन्स कि अगर आप बीमार पड़े साल के शुरू में और आपकी ये पहली विजिट है डॉक्टर की या दूसरी विजिट है, मान लो, आपको फर्स्ट $1000 आपकी जेब से देने पड़ेंगे। अब ये नॉर्मली कुछ सिनेरियो में तो क्या होता है कि ये जैसे हॉस्पिटल के लिए होता है नॉर्मली रूल कि अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं तो आपका $5000 डिडक्टेबल है, $3000 डिडक्टेबल है। मेडिकल ऑफिस में कई प्लान्स में होता है, कई प्लान्स में नहीं होता। किसी प्लान्स में ये होता है कि $0 डिडक्टेबल, बट आपका कोपे हाई हो जाता है। अगर आप डिडक्टेबल लेते हैं $2000 मान लीजिए, तो उसमें ये होता है कि आपका कोपे लो हो जाता है और को इंश्योरेंस कम हो जाता है। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज डिफरेंट प्लान बनाती हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज क्या है। अगर आप यंग हैं, आपको ज़्यादा इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, तो बहुत ईजी है, आप हायर डिडक्टेबल प्लान ले सकते हैं, क्योंकि आप खुद डिसाइड करते हैं ना कि भाई मैं इतना बीमार नहीं पड़ता, मैं फिट रहता हूँ, हेल्दी खाना खाता हूँ, सब कुछ चीज़ ठीक है मेरी लाइफ में, तो मेरे को डॉक्टर के पास ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर खांसी जुकाम होती है तो मैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले लेता हूँ। उस तरह का सिनेरियो है, उस तरह की आपकी लाइफ स्टाइल है, तो आपका ओवरऑल प्रीमियम भी कम होगा, और प्रीमियम कम होगा तो लेकिन डिडक्टेबल हाई होगा। तो डिडक्टेबल का पर्पस ये होता है कि ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये मान लो मैं गिर गया, मेरे लगा, अच्छा आप मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट का तो जो होता है इट इज कंसिडर्ड एज अ पर्सनल इंजरी। तो जो आपका ऑटो एक्सीडेंट का क्लेम होता है, ऑटो एक्सीडेंट का इंश्योरेंस होता है, वो कवर करता है। मान लो आप कार चला रहे हैं और किसी और कार से आपका एक्सीडेंट हो गया, दोनों पार्टियों को लग गई, तो जिसकी गलती होगी, थर्ड पार्टी की फॉल्ट, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, उसकी इंश्योरेंस कंपनी आपका इलाज कराएगी, है ना। तो और ये कौन डिटरमाइन करती है? वहां पुलिस करती है, वहां तुरंत पुलिस आ जाती है एक्सीडेंट होते ही फ्यू सेकंड्स में, और वो पुलिस ये डिसाइड करती है कि अगर कोई पर्सनल इंजरी हो गई, आपके लग गई और एक्सीडेंट में आपको नुकसान हो गया, कार को भी नुकसान हो गया, आपको भी लग गई, तो कार को भी वो ठीक कराएगा। आप अगर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो आपका भी इलाज का पैसा वो देगा। तो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ पर्सनल इंजरी का ही काम करते हैं बिलिंग में, ऐसे हमारे पास में क्लाइंट्स हैं। इसी तरह से एक होता है वर्कर्स कॉम्प, आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, जॉब पे आप उठे गिर गए और आपके लग गई, तो आपके पर्सनल इंश्योरेंस को पैसा देने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आपको हमारे पास में जो हमारा इंश्योरेंस है वर्कर्स कॉम्प, हमारी कंपनी का, वो आपके इलाज कराएगा। तो ये सारे सिनेरियो आपको समझना होता है कि आप, और अगर आप हेल्दी हैं, यंग हैं, तो चांसेस ये हैं कि अगर आप बीमार पड़ेंगे या आपको मेडिकल केयर की जरूरत पड़ेगी तो ओनली इन केस ऑफ कि कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, या कुछ इस तरह की चीज हो गई कि जो आपके कंट्रोल से बाहर है।
तो ये सोचते हुए तो बेसिकली अपन पेमेंट की बात कर रहे थे, तो लोग क्यों हायर डॉलर डिडक्टेबल क्लेम लेते हैं, मैं उसका आपको आंसर कर रहा था। हायर डिडक्टेबल इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि वी डोंट वांट टू यूज दिस क्वाइट ऑफन। तो ये पेमेंट प्रोसेस, अब इसमें 3-4 तरह के सिनेरियो बनते हैं। एक तो सिनेरियो मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि $900 था, $450 कट हुआ, $50 कोपे था, $90 को इंश्योरेंस था, आपको $310 का चेक मिल जाए। 310 का चेक इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपका डिडक्टेबल था, तो वो उसमें माइनस हो गया। अब मान लो ये दोनों ही सिनेरियो नहीं है, और सिनेरियो क्या है कि उन्होंने कहा कि यू आर एंटाइटल्ड फॉर $450, यू कलेक्ट $50 कोपे, एंड इससे पहले ही इसमें यह लिखा हुआ आ गया कि दिस कोडिंग, जो कोडिंग आपने करी है वो कोडिंग ठीक नहीं है किसी रीजन से। तो जनरली इस तरह की चीजें विद अ लेटर इट कम्स, यू प्रोड्यूस द मेडिकल रिकॉर्ड्स, फिर आपका AR का काम शुरू होता है। तो वो साथ में क्या $0 का आपको चेक भेज देंगे, चेक ही नहीं भेजेंगे, मतलब $0 बेसिकली डिनाइड। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि आपको उस लेटर को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कोडिंग गलत है, क्या चीज गलत है, क्या चीज आपने सही नहीं करी। नॉर्मली मेडिकल रिकॉर्ड जब मांगता है ना कोई इंश्योरेंस कंपनी, तो उसका पर्पस यही होता है कि नथिंग इज क्लियर ऑन दैट फॉर्म, समथिंग इज मिसिंग। बहुत सीधी सी बात है भाई, आप मोर एक्सप्लेनेशन क्यों मांगते हो? क्योंकि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई। सेम प्रोसेस इंश्योरेंस कंपनी में, अगर सॉफ्टवेयर को कुछ समझ में नहीं आया, इफ द सॉफ्टवेयर इज ट्रैकिंग योर ऑल 29 फील्ड्स एंड इफ कुड नॉट अंडरस्टैंड कि भाई इस पेशेंट को बीमारी क्या है, तो वो क्या करेगा, आपको एक एक्सप्लेनेशन लेटर, और ये सारा काम ऑटोमेटेड होता है इंश्योरेंस कंपनी में आजकल। वो लेटर भी अपने आप प्रिंट हो जाता है, उसको पता है कि क्या चीज लिखनी है, वो सब प्री प्रिंटेड लेटर्स आपको कि सेंड द मेडिकल रिकॉर्ड। फिर आप क्या करते हो, फिर मेडिकल बिलिंग एज अ AR कॉलर, या आपका काम ये होता है कि या तो आपको वो लेटर समझ में आ जाए, लेटर अब आपको भी समझ में नहीं आता, तो आप क्या करते हैं, फिर उसको कॉल करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और फिर जब वो कॉल करते हैं तो वो प्रोसेस बनता है AR कॉलिंग प्रोसेस। और इसीलिए दिस इज कॉल्ड पेशेंट कलेक्शन, इंश्योरेंस कलेक्शन, अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन प्रोसेस, कि समथिंग इज पेंडिंग विच यू वांट टू कलेक्ट एंड यू आर फिगरिंग आउट हाउ टू कलेक्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो ये पेमेंट का प्रोसेस है। पेमेंट जो पेशेंट देता है वो 2-3 तरह के रीजंस होते हैं पेशेंट कैसे पेमेंट देता है। पेशेंट आपको क्रेडिट कार्ड से पे करता है, पेशेंट आपको ऑनलाइन पे कर सकता है। अगर मेडिकल प्रैक्टिस की वेबसाइट है तो वो क्या करते हैं, एक लिंक भेज देते हैं पेशेंट को, बोलते हैं कि उनकी ईमेल पे वो लिंक चला जाता है कि यू पे योर कोपे बिफोर इवन कमिंग टू आवर ऑफिस फॉर द अपॉइंटमेंट। तो पेशेंट पहले ही पे करके आता है, फिर कैश ला सकता है, चेक ला सकता है on the time of walk-in. So there are different ways where patient can pay. But the problem क्या होती है कि मैं आपको इसमें प्रॉब्लम्स बताता हूँ क्या होती है। पेशेंट ने पे कर दिया, $50 पे कर दिया मेडिकल प्रैक्टिस में किसी, अब फ्रंट डेस्क पे कर दिया, फ्रंट डेस्क ने उसको पैसा ले भी लिया या क्रेडिट कार्ड चार्ज भी कर लिया, बट उसको पोस्ट करना भूल गए। कहाँ पोस्ट करना था उसको सिस्टम में पोस्ट करना था, जो उनका EMR प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उसमें नहीं किया क्योंकि वो बिजी थी और कामों में लगी हुई थी। पेशेंट के ऊपर पेशेंट, पेशेंट के ऊपर पेशेंट, बहुत पेशेंट आ रहे थे। अब अगर वो चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा, आप एज अ बैक ऑफिस बिलिंग कंपनी आप क्या करोगे, जब आपके पास में ये EOB आएगी आप कहोगे इसमें तो है ही नहीं $50, तो पेशेंट ने पे ही नहीं किया। तो आप क्या करोगे, उसको पेशेंट के बैलेंस में डाल दोगे। अब पेशेंट के बैलेंस में अगर आपने डाल दिया तो क्या गलती हो गई, द स्टेटमेंट विच विल गो विल हैव $50 बैलेंस फॉर द पेशेंट। पेशेंट कहेगा मैं तो पे करके आ चुका हूं, क्या बकवास बिलिंग कंपनी है, क्या बकवास डॉक्टर का ऑफिस है, इन्होंने उसको रजिस्टर ही नहीं किया, मुझे वापस भेज रहे हैं। अब ये सिनेरियो ऐसा होता है कि जहां पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इट इज
आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिलिंग कंपनी टू फाइंड आउट कि वाकई में पेशेंट ने कोपे पे किया कि नहीं किया। तो इस चीज के लिए आपको कई बार जब डेटा एंट्री आपके पास में आती है तो वो चीज उसमें लिखी रहती है। तो 2-3 उसके प्रोसेस होते हैं कि आपने चार्ज एंट्री टिकट आया, उस पर लिख दिया कि पेशेंट ने $50 पे कर चुका है, या उसके साथ में वो आपको रसीद आ गई कोई पेशेंट की, या आपके पास में कोई सिस्टम का एक्सेस है कि जिसमें क्रेडिट कार्ड में वो पेशेंट का चार्ज हुआ हो $50। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो पेमेंट में क्या होता है कि आपको यू ट्राई टू फाइंड आउट why payment is not coming or why payment is not posted correctly. You have to pay attention to the details. Now all these things, once you pay attention to the details, before even making an attempt to call insurance, calling to an insurance should be the last resort. जब आपको कुछ समझ में नहीं आया ना कि ये $50 कहाँ मिसिंग है, ये यार ये कंपनी, ये इंश्योरेंस कंपनी का, कई बार क्या होता है इंश्योरेंस कंपनी का चेक ही मिस हो जाता है। डॉक्टर के ऑफिस में चेक्स आते हैं, बहुत बंडल के बंडल चेक्स आते हैं, अब उनमें से मान लो 2 चेक गायब हो गए या कहीं इधर उधर चले गए। इवन जब आप उसको खोलते हो मेल को, तो इलेक्ट्रॉनिक, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वो आते हैं उसमें, वो तो मान लो उसमें कोई चला गया, लॉस्ट हो गया, तो फिर उसका इस सिनेरियो में क्या करते हैं आप, जब इंश्योरेंस कंपनी से बात करते हैं, बोलते हैं कि दिस पेमेंट हैज ऑलरेडी बीन मेड। फिर आप उसको ट्रैक करते हैं, उसमें ट्रेसिंग लगाते हैं, फिर वे इंतजार करते हैं महीने 2 महीने, फिर भी अगर वो चेक नहीं मिलता है या नहीं आता है, तो फिर यू कॉल बैक टू द इंश्योरेंस कंपनी कि भाई ये पेमेंट ही नहीं आया हमारे पास में। तो वो क्या कहते हैं कि भैया दिस इज द चेक नंबर, आप चेक करो। फिर आप उस चेक नंबर को अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं, कहीं नहीं मिलता, तो देन यू कॉल देम अगेन से नहीं मिला। तो वो उसको क्या करते हैं, अगर वो चेक नहीं निकला होता उनके बैंक से, तब तो वो उसको उस पर स्टॉप पेमेंट लगा देते हैं। वो आपको बोल देंगे कि भाई वी हैव स्टॉप द पेमेंट, विल सेंड यू द न्यू चेक। लेकिन अगर वो पैसा वहां से निकल चुका है, तो फिर आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी जिम्मेवारी है उस पैसे को ट्रैक करें, फाइंड आउट करें किस बैंक अकाउंट में गया, क्यों गया, किसकी वजह से गया और क्या हुआ सिनेरियो में, और फिर वहां से वो ट्रैकर लगता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मोस्ट मेडिकल प्रैक्टिसेस दे नो कि क्या प्रॉब्लम क्या है, but they don't have control over those people, they don't have a control over the process, so they lose lot of money in this whole game of medical billing. तो जब ये मेडिकल बिलिंग का पर्पस ही ये है कि आपकी कितनी परसेंटेज ऑफ कलेक्शन रेशो आप कलेक्ट करके ला सकते हैं, किसके लिए, डॉक्टर के लिए। तो कई लोग बोलते हैं वी कैन कलेक्ट 80%, वी कैन कलेक्ट 70%, वी कैन कनेक्ट 90%, and that is how it works. So payment is all about patient payment, insurance payment. It is a process how to post that payment, and then it is a process of learning to understand what kind of scenarios it can create. जैसे एक बहुत easy scenario है जो बहुत common है, बहुत ही कॉमन रीज़न है वो डिनायल का, कि पेशेंट जो है या जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कई बार क्या करती है, सपोज 2 वीक के क्लेम एक साथ चले गए बैच में, राइट। ये फॉर्म एक एक फॉर्म तो जाएगा नहीं, किसी पर्टिकुलर डे के यूनाइटेड हेल्थ केयर को 20 में से 10 क्लेम चले गए और वो सारे एक साथ पास हो गए, प्रोसेस हो गए, उनका सबका पेमेंट एक चेक में आया। तो अब एक चेक के अंदर मल्टीपल लाइन आइटम्स, मल्टीपल विजिट्स, मल्टीपल पेशेंट्स, तो अब आप चेक तो एक ही नंबर होगा जिसको आप एंटर करेंगे सिस्टम में, बट उसके अंदर में करीबन 20 पेशेंट है मान लो, तो आप हर पेशेंट में वो चेक नंबर जाएगा और हर पेशेंट में वो इंफॉर्मेशन जाएगी कि इट वाज। अब उसमें से मान लीजिए आपने कॉल किया और कॉल करके बोला कि भाई मेरा ये $310 का चेक मिसिंग है, आप तो कह रहे हैं पेमेंट आ गया, तो वो क्या कहेगी कि ये पेमेंट आया था बट इट वाज अ पार्ट ऑफ अ बिगर चेक, आप चेक करो आपके पास में $10,000 का एक चेक होना चाहिए, उसमें करीबन 20 इंच उनके पेमेंट है, उसमें से एक पेमेंट ये भी है।
तो नाउ यू वुड गो बैक एंड फाइंड आउट दैट चेक नंबर की आपको वैल्यू पता चली $10,000, तो आप कहोगे यार मेरा तो चेक $310 का था भाई, लेकिन ऐसे कई पेशेंट्स के चेक थे उसमें। सेम इंश्योरेंस कंपनी आप ही के लिए, अगर उस दिन आपने यूनाइटेड हेल्थ केयर के 10 पेशेंट देख लिए तो वो क्या करे? या मेडिकेयर में जैसे होता है, मेडिकेयर के जो चेक आते हैं वो मल्टीपल पेशेंट्स के एक साथ आते हैं, क्योंकि मेडिकेयर में ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं, 40-50% पेशेंट दे आर ऑन मेडिकेयर। तो ये सारे सिनेरियो हैं। इसमें एक सिनेरियो ये भी बनता है कि कई बार इंश्योरेंस कंपनी का जो चेक है वो किसी दूसरे डॉक्टर के नाम पे आ जाता है। बहुत बार होता है कि आपका मेडिकल ऑफिस मूव हो गया एक जगह से दूसरी जगह और आपने उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ में उसको नहीं इंटीमेट किया, उसको बताया नहीं कि वी आर मूविंग। इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग जा रही है, नोबडी केयर्स। लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी आपको चेक भेजती है और अगर वो चेक किस रॉन्ग एड्रेस पे चला जाता है तो क्या होता है, वहां से रिटर्न हो जाता है। तो जैसे चेक रिटर्न होता है ना इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी सारे फ्यूचर चेक्स पे स्टॉप पेमेंट लगा देती है, क्योंकि उनको पता, उनको लगता है कि ये रेड फ्लैग हो गया, डॉक्टर यहां से मूव हो गया। तो वी विल नॉट सेंड द इंफॉर्मेशन अनलेस डॉक्टर विल डू द री एनरोलमेंट या री क्रेडेंशियलिंग करेगा। वो वापस उसको इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आई एम सॉरी, आई डिड नॉट नो दैट आई हैड टू रिपोर्ट इट टू यू, सो दिस इज माई न्यू एड्रेस। सो कई बार इस तरह की चीजें होती है, सिनेरियो बनती है। तो फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स व्हेन यू वुड बी लर्निंग, you would be basically getting all those scenarios, and that will help you in understanding the whole revenue cycle management. But more than that, if you are just in the payment process, you would become an expert in the payment process. So this was the payments which I was explaining to all of you guys. I hope you like my video. If you do like my video, please share it, like it. Thank you very much for watching it.